नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की। एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जिस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी और सच पूछिए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 43%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि भारत की कुल वर्कफोर्स का लगभग आधा हिस्सा, करीब 43% लोग सीधे सीधे खेती से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी की कहानी है। और इसीलिए इसे अक्सर भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ कहा जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। इसका असर सिर्फ रोजगार तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारे समाज की जड़ों तक फैला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी आखिर है कितनी मजबूत और कितनी विशाल। जरा इसके असर को देखिए। एक तरफ तो ये देश की जीडीपी में करीब 18% का हिस्सा डालती है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे कपड़ा या चीनी उद्योग, उनका कच्चा माल भी तो यहीं से आता है। और सबसे जरूरी बात, ये देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरती है, हमारी फूड सिक्योरिटी पक्की करती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में जो भारतीय चाय, मसाले और चावल का बोलबाला है, वो भी इसी की देन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारतीय खेती की अपनी एक धुन है, एक अपनी लय है। ये पूरी तरह से मौसमों के हिसाब से चलती है, बिल्कुल एक नेचुरल साइकिल की तरह। देखिए, भारत में खेती का पूरा कैलेंडर मॉनसून तय करता है। जैसे ही जून में बारिशें शुरू होती हैं, खरीफ की फसलें बो दी जाती हैं, जैसे चावल, कपास। फिर जब सर्दियां आती हैं, तब बारी आती है रबी की फसलों की, जैसे गेहूं और सरसों। और इन दोनों के बीच में जो थोड़ा वक्त मिलता है, उसमें जायद की फसलें, जैसे तरबूज और खीरा, उगा ली जाती हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, भारत में खेती का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है वो छोटे किसान जो बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करते हैं, इसे कहते हैं निर्वाह खेती। और दूसरी तरफ है बड़े पैमाने पर होने वाली कमर्शियल फार्मिंग, जिसका मकसद है बाजार में फसल बेचकर मुनाफा कमाना। यहाँ मशीनें हैं, बड़े बड़े खेत हैं। तो ये तो हुई अच्छी बातें, पर इतनी बड़ी व्यवस्था की नींव में कुछ गहरी दरारें भी हैं। अब हम उन बड़ी चुनौतियों को देखेंगे जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती मॉनसून पर हमारी निर्भरता। जरा सोचिए, आज भी हमारी आधी खेती की जमीन पूरी तरह से बारिश के भरोसे है। मतलब अगर मॉनसून कमजोर रहा या जरूरत से ज्यादा बरस गया, तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। और इस जुए को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है ये आंकड़ा, 85%। जी हाँ, भारत के 85% किसान छोटे या सीमांत हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है। अब जरा सोचिए, इतनी छोटी जमीन पर कोई ट्रैक्टर या आधुनिक मशीनें कैसे इस्तेमाल करेगा? ये लगभग नामुमकिन है। और इन सब चुनौतियों का सीधा असर पड़ता है पैदावार पर, यानी प्रोडक्टिविटी पर। एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम गेहूं की बात करें, तो चीन में प्रति हेक्टेयर जितनी पैदावार होती है, भारत में उसकी सिर्फ 1/3 हो पाती है। ये गैप बहुत बड़ा है, और ये हमारी कृषि व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। लिस्ट लंबी है। एक तरफ जमीन की सेहत बिगड़ रही है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से बहुत सारा अनाज, सब्जियां खराब हो जाती हैं। और इन सबके ऊपर मंडरा रहा है क्लाइमेट चेंज का खतरा, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। लेकिन कहानी सिर्फ समस्याओं की नहीं है, बल्कि उनके समाधानों की भी है। तो अब बात करते हैं उन सुधारों और क्रांतियों की जिन्होंने भारतीय कृषि का चेहरा बदला है और आज भी बदल रहे हैं। भारत ने ये कोशिशें काफी पहले से चल रही हैं। याद कीजिए 1960 के दशक की हरित क्रांति, जिसने हमें गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बनाया। फिर आई 70 के दशक की श्वेत क्रांति, जिससे दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 बन गए। और हाल के सालों में देखें तो पीएम किसान जैसी स्कीमें हैं जो सीधे किसानों के खाते में पैसा डालकर उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। आज के डिजिटल दौर में एक बहुत बड़ा सुधार है ई-नाम, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन बाजार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देश की अलग अलग अनाज मंडियों को इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जोड़ता है।
तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। किसान अपने फोन से ही अपनी फसल को इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करता है। फिर देश के किसी भी कोने में बैठा खरीदार ऑनलाइन बोली लगा सकता है। इससे होता यह है कि किसान को बिचौलियों के चंगुल से छुटकारा मिलता है और अपनी मेहनत का बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो हुए वो कदम जो उठाए जा चुके हैं, पर भविष्य का रास्ता क्या है? चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य की खेती कैसी हो सकती है। आगे का रास्ता स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल तरीकों को एक साथ अपनाने में है। मतलब एक तरफ हमें बागवानी और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे तरीकों पर जोर देना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ खेती में ड्रोन और एआई जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ताकि पानी और खाद का सही इस्तेमाल हो। इसके साथ साथ बाजरा जैसे मोटे अनाज जो कम पानी में भी उग जाते हैं, उन्हें बढ़ावा देना होगा। और हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है, ताकि फसल बर्बाद न हो। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ कागजों पर है, ये हकीकत में हो रहा है। सिक्किम को ही देख लीजिए, ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 100% ऑर्गेनिक खेती करता है। ये एक जीता जागता सबूत है कि अगर ठान लिया जाए तो बड़े पैमाने पर भी टिकाऊ खेती मुमकिन है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या टेक्नोलॉजी और हमारी सदियों पुरानी परंपराएं, ये दोनों मिलकर करोड़ों लोगों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।